बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का पेपर है उसमें अपन अभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था, संविधान और उसके प्रमुख विशेषताओं और संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अपन ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, इसको देखेंगे और इसके बाद इसी कड़ी में आगे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2005 के एक्ट के तहत हुई उसको देखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अहम विकास है न्याय व्यवस्था का ब्रिटेन में। सबसे पहले विधि का शासन। देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंदर विधि का शासन एक प्रमुख सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ। और डाइसी ने इसको प्रतिपादित करते हुए कहा कि ब्रिटिश विधि और न्याय व्यवस्था अपनी जिन विशेषताओं के लिए विख्यात है, संभवतः उनमें विधि का शासन सबसे अधिक प्रमुख है। लोकतंत्र है या नहीं, ये इसकी गारंटी विधि के शासन से ही हो सकती है। विधि का शासन का, जैसा कि मैंने पहले कई अवसरों पे बताया, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है कि कानून की सर्वोच्चता। कानून सर्वोच्च है। देश में संविधान और संविधान द्वारा स्थापित कानून सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, और सभी के लिए वो कानून एक समान रूप से लागू होता है। इसलिए रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की गारंटी भी है। जिन देशों में रूल ऑफ लॉ नहीं है, विशेष रूप से तानाशाही जहाँ पर है, जहाँ पर कबीलाई शासन है, अलग अलग समूह अपने अपने हिसाब से कानून की व्याख्या करते हैं, कानून लागू करते हैं, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि अनेक ऐसे अफ्रीकी एशियाई देशों में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन न होने के कारण लोकतंत्र भी लगभग प्रायः विफल ही रहा है। जो सबसे प्रमुख तत्व है विधि का शासन, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और संविधान का, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता का मतलब देश के कानून का सर्वोपरि स्थान। और इसके अंदर जैसे कि भारत में भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है कि भाई रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि द्वारा स्थापित कानून और कानून का ड्यू प्रोसेस, यानी रूल ऑफ लॉ मीन्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड लॉ एस्टैब्लिश्ड, रूल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून की नजर में सभी एक समान और कानून का एक समान संरक्षण, चाहे कोई भी हो भाई, वो कानून की नजर में समान है और कानून सबके लिए एक जैसा है। यह है सर्वोच्चता कानून में, कानून को प्रदान की गई है। अगर ऐसा है तो कहते हैं कि जो लोग सरकार बनाते हैं वो लोग मनमानी नहीं कर सकते और उनको अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप ही प्रयोग में लानी होगी। संसद द्वारा, क्योंकि स्वभावतः कानून तो संसद बनाती है, तो कानून जो भी है वो सर्वोच्च है। दूसरा, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्याय है। अब डाइसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे उन्हें कोई भी पद या स्थिति प्राप्त हो, वो भी कानून की दृष्टि में समान है और कानून उनके लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था की स्थापना करेगा। इसलिए डाइसी कहता है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंदर के मान्य न हो, उतना ही अमान्य होगा जितना किसी भी अपराधी के लिए होता है। यानी कि प्रधानमंत्री भी अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो कि कानून सम्मत न हो, तो वह भी अमान्य होगा, नल एंड वॉइड होगा। और सामान्य नागरिक भी करेगा तो कानून की नजर में सभी समान। और एक और है, विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून का शासन
असल में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और इसे स्पष्ट करते हुए डाइसी ने कहा है कि एवं उस दशा को छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। यानी कानून सम्मत तरीके से सभी नागरिकों को एक समान संरक्षण प्राप्त है। इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में भी लगभग स्थिति है कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता। ये जो तथ्य है विधि का शासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है और उस समानता का अधिकार है। अब कानून का शासन, विधि का शासन तो है, ये सर्वोच्च है, लेकिन इस विधि के शासन की अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, ये असीमित तो नहीं है। अब कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो इसके ऊपर अगर देखें ब्रिटेन में, तो सबसे पहले जो स्वविवेक की शक्तियां हैं अधिकारी वर्ग की, वह है। अब विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डाइसी ने कहा कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार हो। और इसका मतलब ये निकलता है कि अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है, किंतु हकीकत में, वास्तविकता में स्थिति यह है कि ब्रिटेन में वर्तमान समय में राज्य बहुत मजबूत हो गया है, राज्य का कार्य, जन कल्याणकारी कार्य बहुत फैल गया है, व्यापक हो गया है। इसलिए कई बार अधिकारियों को स्वविवेक से भी निर्णय लेना पड़ता है और उस स्वविवेक के निर्णय के कारण कई बार विधि का शासन सिद्धांत रूप में प्रभावित होता है। दूसरा, लोक सेवा अधिनियम के संबंध में विशेष स्थिति है। 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के तहत सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह टाइम बार तिरोहित हो जाएगी। और यदि अधिकारी पर चलाया गया अभियोग सिद्ध न हो तो उसे अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। और ये जो है, यह भी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के कुल मिलाकर खिलाफ है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक और सीमा है, वो प्रदत्त व्यवस्था पर, और जिसके कारण व्यवस्थापिका अपने द्वारा कानून निर्माण की एक शक्ति का बड़ा भाग कार्यपालिका और उसके जो सहायक अंग हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही हो, उसको प्रदान कर देता है और इससे भी विधि का शासन कुल मिलाकर प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रशासनिक नियम और न्यायिक निर्णय भी विधि के शासन को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं। अब इंग्लैंड में और विशेष स्थिति है कि इंग्लैंड का सम्राट या सम्राज्ञी जो है वह कुल मिलाकर विधि का शासन को एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसकी स्थिति, क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार सम्राट को ऐसे विशेषाधिकार हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। हालांकि भारत में भी, भारत जैसे देश में भी राष्ट्रपति को कुछ इम्यूनिटीज है, लेकिन वो इम्यूनिटीज पद पे रहने के दौरान है और फिर उसके बाद तो वह भी कानून के दायरे में ही आ जाता है। इसी प्रकार विदेशी शासकों और राजदूतों पर विधि का शासन लागू नहीं होता। हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो है, क्षेत्रातीत संप्रभुता का सिद्धांत जो है, उसके तहत विदेशों के नागरिकों और विदेशों के विदेशी शासकों और राजदूतों पर यह लागू नहीं होता। डिप्लोमेटिक कूटनीतिक उसको छूट मिली होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है उसके तहत। फिर गृह मंत्री को ये विशेषाधिकार है, जहां भी विशेषाधिकार होगा कुल मिलाकर वो एंटागोनाइज करेगा रूल ऑफ लॉ को। तो वो विशेषाधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को ब्रिटेन से निष्कासित करे, किसी को भी ब्रिटेन का प्रजा होने का प्रमाण पत्र करे या किसी से भी वह प्रमाण पत्र वापस ले ले। तो यह भी एक प्रकार से विधि के शासन के विरुद्ध ही जाता है। फिर इसके बाद जो सैनिक हैं, सैनिकों के ऊपर मिलिट्री लॉ ही लागू होता है और उनका न्याय निर्णय भी सैनिक अभियान न्यायालय में ही संचालित होता है। तो इसे भी कहा जाता है कि यह भी विधि के शासन के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण है।
और डाइसी ने कहा भी है, डाइसी की पुस्तक जो है बहुत फेमस, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसने संपूर्ण रूल ऑफ लॉ और कानून का शासन इंग्लैंड में कैसे उसका चित्रण किया है। और वह भी मानता है कि अनेक रूपों में इंग्लैंड में भी विधि के शासन का उल्लंघन होता रहा है, उसको लिमिट करने की कोशिश की जाती रही है। अनेक और भी तथ्य हैं जिसके कारण से रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रभावित होता है, चाहे वो वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का नहीं होना है, इससे कई बार वहाँ व्यवस्थापिका की एक प्रकार से एक एक जहाँ भी ब्रूट मेजोरिटी हो, बहुत ज्यादा बहुमत हो, व्यवस्थापिका अपने मनमर्जी से काम कर सकती है, कुछ ऐसे भी कानून बना सकती है जो भेदकारी हो, विभेदकारी हो। फिर इसके अतिरिक्त जो कानूनी, फौजदारी और दीवानी मामलों में भी कानून में भेद है। इन सब के कारण माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इंग्लैंड में कुछ हद तक लिमिट किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद ये स्थिति है कि इंग्लैंड दुनिया के सबसे विकसित, सबसे सक्षम लोकतंत्रों में है, और इसके कारण से उस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को कई देशों ने, विधि के शासन को कई देशों ने, विशेष रूप से जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, उपनिवेशवाद के अधीन थे, ऐसे देशों ने अपनाया है, जिसको कि एक प्रकार से पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं। ब्रिटेन के अधीन आने वाले सारी सारी परंपराओं का अनुसरण, सारी परंपराएं ब्रिटेन से एक प्रकार से उसका उद्गम होता है। और ये जो विधि का शासन है, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से इसको भी अनेक देशों ने, इस तरह के देशों ने अपनाया है। तो रूल ऑफ लॉ, ध्यान रहे कि प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। जहां भी रूल ऑफ लॉ खत्म होगा वहां लोकतंत्र भी खत्म होगा। इसके बाद अपन जो है ना, अगले इस व्याख्यान में ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स, इसको आप बुक्स में भी देखते रहें। आपके पास कोई सी भी किताब हो, प्रमुख राज्य व्यवस्था, विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्था है उसके अंदर, और प्रयास करें, लिखने का भी प्रयास करते रहें, कुछ अपने स्तर पर भी लिखकर पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते रहें।